नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम यूपीएससी सीएससी की तैयारी मुफ्त में कर रहे हैं। और हमने क्लास 6 पॉलिटी के एनसीईआरटी की शुरुआत की थी, जिसमें हमने 2 चैप्टर समाप्त कर लिए थे। पहला था डाइवर्सिटी और दूसरा था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और वह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ कटिंग्स दी हुई हैं जिसमें हम देखेंगे कि लिखा हुआ है सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। प्याज दर की उछाल में सरकार ने प्याज के दाम तय किए। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार। कोयला और बिजली विभागों को पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। आपने इस एग्जाम्पल में जो भी ये कटिंग्स दी हुई है, इसमें एक चीज़ कॉमन देखी है, वो शब्द है सरकार। अब ये सरकार क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन में वोट देते हैं। कुछ एक दल जो है विजयी होता है, वो संसद में क्या होता है, सरकार बनाता है और फिर वो शासन करता है। और वो शासन क्या होता है, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही सरकार कहलाता है। तो अब क्या है, हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। एग्जाम्पल के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोविड काल चल रहा है, तो ये एक आपदा है, ये एक महामारी है। तो इसमें सरकार ने क्या किया, डॉक्टरों को वेतन बढ़ाया और लोगों से अपील की कि आप जो है इसमें हमारा समर्थन करें, लॉकडाउन लगाया। तो इस तरह से सरकार क्या है, हमारी सहायता करती है। तो आपको यह जानकर भी हैरानियत होगी कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। एग्जाम्पल के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। अभी देखो, सरकार के कुछ उदाहरण है, भारत पेट्रोलियम और रेलवे विभाग। सरकार के स्तर, सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। सरकार दरअसल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर मतलब स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना है, तो ये ऐसा बनेगा, ऊपर केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार और ये स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के 2 पार्ट हो जाएंगे, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण सरकार आया 73rd अमेंडमेंट के थ्रू और शहरी आया 74th अमेंडमेंट के थ्रू। ये बेसिकली संघवाद का उदाहरण है, संघवाद का उदाहरण है। तो अब इसमें क्या है, इस टेबल में अगर देखेंगे तो जो केंद्र सरकार है सर्वोच्च में, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है स्थानीय सरकार। तो केंद्र डिपेंड करता है इन दोनों चीज़ों पर क्योंकि उसकी अंतिम पहुंच यहाँ तक है, और राज्य डिपेंड करता है केंद्र सरकार पर क्योंकि केंद्र सरकार ही इनको सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तो अब हम बात करते हैं सरकार एवं कानून के बारे में। तो सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। एग्जाम्पल के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है, जिसे आप चालान भी कह सकते हैं। तो
सरकार जो कार्यवाही कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। तो यहाँ पर सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। अब हम पढ़ते हैं सरकार के प्रकार के बारे में। अभी हमने देखा सरकार के स्तर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सरकार के प्रकार के बारे में। तो सरकार को निर्णय लेने एवं कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों में उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। आपने देखा होगा कि जब सरकार का कार्यकाल खत्म होने पे आता है तो वो लोग मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी कार्यकाल में जो भी उन्होंने कार्य किए हैं वो उसका ब्यौरा देते हैं और बताते हैं कि हमने ये इन 5 सालों में ये काम किए और हमें इस बार फिर से वोट देना और हमें जिताना। तो एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं या राजशाही सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा के पास ही रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार होती है तो उसको सफाई देनी होती है जो भी वो नियम या कानून बनाते हैं। तो लेकिन राजशाही में क्या होता था कि राजा अपनी मनमर्जी चाहे टैक्स जितना बढ़ा दे चाहे जितना घटा दे, जो भी नियम बनाने होते तो लापरवाही के साथ बना देता था और राजा अय्याशी भी करते थे, 15-20 शादियाँ कर देते थे। लेकिन जनता में ये हिम्मत नहीं होती थी कि कोई राजा के पास जाकर ये सवाल करे कि ये क्यों किया गया या ये टैक्स क्यों लगाया गया या क्यों बढ़ाया गया। अगर ऐसा कोई करता था तो उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती थी। तो ये ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो राजा थे वो उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे जनता के प्रति। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार की। तो भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन कर रहे हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। आपने देखा ये चित्र में कि ये बुजुर्ग जो हैं इतनी कम उम्र में चुनाव में वोट डालने गए हैं ताकि अपने मनपसंद नेता को चुन सकें। इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी वोट दे सकें। तो प्रतिनिधि सरकार सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कि आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार ही औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देते थे। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें गरीबों और अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो इसी के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ पर आया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसके थ्रू हम आज भी सभी लोगों को देखते हैं कि वोट दे पाते हैं। इसी तरह संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा
मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड को औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। अमेरिका जो कहता है कि हम फंडामेंटल राइट के जन्मदाता है, बताओ उसने भी वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया था। उन्होंने 1920 में दिया और इंग्लैंड ने उसके 8 साल बाद 1928 में दिया। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो सभी पुरुष जो थे, उस समय धारणा ये थी कि महिलाएं जो काम पुरुष कर सकते हैं वो काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं। महिलाओं का काम है सिर्फ खाना पकाना और किचन की देखभाल करना, बस, इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं कर सकती। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जब सभी पुरुष लड़ाई में लग गए तो अब क्या हुआ कि जब पुरुषों की कमी होने लगी तो स्कूल कॉलेजों से स्टूडेंट्स को उठाया जाने लगा, उन्हें ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जाने लगा और उन्हें युद्ध स्थल पर भेजा जाने लगा। तो अब ये सवाल उठा कि स्कूलों को कौन चलाएगा, कारखानों को कौन चलाएगा और घायलों का इलाज कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा। तो ऐसे में महिलाएं सामने आई और उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो उन्होंने पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दी और उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम भी किया। तो लोगों की ये धारणाएं टूटी कि हम तो महिलाओं के बारे में गलत सोचते थे, ये तो हमसे भी बेहतर काम कर सकती हैं। इस तरह महिलाओं के अंदर भी आत्मविश्वास जागा कि हमारे अंदर तो कई सारी योग्यताएं हैं जो पुरुषों में नहीं है। तो महिलाओं ने इस सफ्रेज मूवमेंट का सहारा लिया और अपने लिए वोट देने का अधिकार मांगा और अंत में अमेरिका और इंग्लैंड को झुकना पड़ा और यूरोपियन कंट्रीज ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। तो इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो ये था हमारा तीसरा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा सरकार के बारे में। अब आ गए हम अपने चौथे चैप्टर में जिसमें हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस पाठ में हम लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा, इसे जानने के लिए हम साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें ऑथर ने एक कहानी दी है माया की। साउथ अफ्रीका में क्या था, लोग 3 भागों में बटे थे, श्वेत यानी गोरे, अश्वेत यानी काले और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे इंडियन। तो वहाँ पर क्या था, जोहान्सबर्ग में रहने वाली एक लड़की माया जो थी अपने पुराने सामानों को देख रही थी। उसी में उसे एक क्या कहते हैं रजिस्टर मिला जिसमें कई सारी अखबारों की तस्वीरें लगी हुई थी, कतरनें लगी हुई थी। तो उस 15 साल की स्कूल जाने उसमें क्या था कि एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी जिसका नाम था हेक्टर पीटरसन, जिसे एक आंदोलन में मार गिराया गया था। तो ऐसा क्यों हुआ था, तो उसने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि अफ्रीका में पहले रंगभेद होता था। रंगभेद का मतलब होता है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ को गुस्सा भी आया। उसने बताया कि श्वेत लोगों के लिए अस्पताल अलग होते थे, उसमें फैसिलिटीज, सुख सुविधाएं होती थी, और अश्वेत लोगों के लिए अलग अस्पताल होते थे, उसमें सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं होता था, डॉक्टर भी नहीं होते थे। श्वेत लोगों के लिए अलग गाड़ियां होती थी जो कई सारी सुविधाओं से सुसज्जित होती थी, और अश्वेत लोगों के लिए अलग गाड़ियां होती थी जिनमें कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। इसी तरह उनके लिए रेल एवं बसें भी अलग अलग होती थी और बस स्टैंड भी अलग होती थी, और अश्वेत लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। देश की सबसे अच्छी जमीनें श्वेत लोगों के लिए होती थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन दी जाती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था।
था। अब दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे और वे अफ्रीकांस नाम की भाषा बोलते थे, और वो क्या करते थे, सभी लोगों को ऊपर प्रभाव जमाते थे, प्रभुत्व जमाते थे कि वो जोहान्स अफ्रीकांस भाषा ही बोले। लेकिन हेक्टर पीटरसन नाम का जो लड़का था वो कहता था कि हमारी भाषा ज़ुलू है, हम अपनी भाषा में ही पढ़ाई करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। तो उसने उसके और उसके साथियों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, श्वेत लोगों ने उनके विरोध को रोकने के लिए उन पर पहले लाठी चार्ज किया, फिर गोलियां बरसाई। उस गोली में क्या हुआ कि हेक्टर पीटरसन को गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। और यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। अब हम बात करते हैं कि हम देश में भागीदार कैसे बन सकते हैं। तो चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हम लोग ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 साल की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार भी नियंत्रण बना रहता है। आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप भी सरकार का हिस्सा बनेंगे जिसके थ्रू आप लोगों की मदद कर पाएंगे। और लेकिन आपको IAS बनने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी होगी। अब हम बात करते हैं भागीदारी की अन्य तरीके। चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना करके भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं या भागीदारी निभाते हैं। जैसे आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, FB, ट्विटर के थ्रू लोग सरकार की आलोचना करते हैं और भागीदारी करके ही सुनिश्चित करते हैं कि सरकार को कैसे नियम बनाए जाने चाहिए और किस तरह से शासन करना चाहिए। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं उन्हें सामने लाया जाता है। आपने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आपने देखा होगा कि लोगों ने उस केस को CBI के हाथों सौंपने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाए थे और आप लोगों ने भी उसको देखा भी होगा और अनुभव भी किया होगा। तो इस तरह के अभियान सरकार पर दबाव बनाने के लिए किए जाते हैं। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप लोग देखते होंगे कि न्यूज़ चैनलों में डिबेट करवाई जाती है जिससे कि लोगों तक सरकार की नीतियों के बारे में बताया जाए और उनकी नीतियों को पहुंचाया जाए। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी करने का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तरीकों और को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग होते हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गाँव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुककर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन है और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। अब कुछ विवादों के समाधान के रूप में भी सरकार का यूज होता है। एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करें। आपने NRC और CAA के केस में देखा होगा कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हिंसा की थी जिससे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ था।
तो हम समझते हैं कि समाज के कुछ विवादों के बारे में धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है, कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियाँ भी कई बार, अब देखो हमने पढ़ा कि धार्मिक जुलूस और कई सारी चीज़ें विवाद का कारण बनते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार नदियाँ भी विवाद का कारण बन जाती हैं। कैसे, हम ये समझते हैं। तो कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, ऑथर ने हमें कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में बताया है। कर्नाटक के कृष्णा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलोर शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। ये देखिए, उसका चित्र दिया है हमें ऑथर ने। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब हम बात करते हैं समानता एवं न्याय के लिए भी संघर्ष हुआ है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक यह है कि उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, यातायात एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एग्जाम्पल डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ा था। और न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना कि लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। एग्जाम्पल के लिए सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। तो अभी तक क्या है कि हमारे समाज में ये माना जाता था कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं, बोझ होती हैं, इनका हम लालन पालन करेंगे और बाद में इनकी शादी कर दी जाएगी, इनको जाना तो दूसरे घर है। और लड़कों को क्या माना जाता है कि ये तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा और हमारे बुढ़ापे में सहारा बनेगा। तो इस तरह से लड़के और लड़कियों के बीच डिस्क्रिमिनेशन होता है। और हमने ये डिस्क्रिमिनेशन डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था। तो पहले क्या होता था कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती थी तो उस लिंग की जांच करवाई जाती थी, जिससे भ्रूण हत्या होती थी। उनको पता लग जाता था कि गर्भ में लड़की है या लड़का है। अगर लड़की होती तो वो लोग उसको अबॉर्शन के थ्रू मरवा देते थे, यानी भ्रूण हत्या करवा देते थे। बाद में सरकार ने कानून बनाया और इस भ्रूण हत्या पर और लिंग की जाँच पर को अपराध घोषित कर दिया और ऐसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाने लगी। तो इस पर रोक लगी। फिर क्या हुआ कि अब क्या हुआ, जैसे कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना में हमें कई सारी निगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोरोना ने हमें कई पॉजिटिव चीज़ें भी दी हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, जब लड़कियों की शादी करवाई जाती थी तो लड़की के घर वालों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था और बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था। दहेज प्रथा थी, दहेज प्रथा यानी आज भी है, दहेज देना होता था और भी बहुत कुछ करना होता था। लेकिन कोरोना काल में क्या हुआ कि अब भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती,
भीड़ जो है इकट्ठा नहीं हो सकती। तो अब क्या हुआ, सरकार जो इतने सालों से प्रयास कर रही थी कि इतना खर्चा कम करो, इतना ज़्यादा खर्चा करते हो दिखावे के लिए, इतना ज़्यादा खाना बनवाते हो, खाने का भी नुकसान होता है, और जबकि भूखे लोग, करोड़ों लोग भूखे सोते हैं सड़क पर और उनकी खाने की वजह से मृत्यु हो जाती है, वो खाने उनको नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से जो चीज़ सरकार नहीं कर पा रही थी वो चीज़ कोरोना ने कर दिखाया। इसमें क्या हुआ कि अब लड़की के परिवार वाले और लड़के के परिवार वाले जाते हैं और शादी करवा देते हैं। इसमें ना ज़्यादा खाना बर्बाद होता है, ना ही ज़्यादा दिखावा करना होता है, ना ही ज़्यादा लोगों को बुलाना पड़ता है। इस तरह से शादियाँ हो जाती हैं। तो कोरोना ने हमें ये पॉजिटिव साइड भी दिखाया है, और जो चीज़ सरकार नहीं कर पाई वो कोविड ने 1 साल के अंदर कर दिया। अब शादियाँ ऐसे ही होने लगी हैं। अब दोनों पक्षों का खर्चा भी बचता है और दिखावा भी नहीं हो रहा है। तो अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि यूथ, जो नई जनरेशन की युवा पीढ़ी है, ये इस ट्रेंड को आगे बढ़ाएगी और दहेज प्रथा के नियम को तोड़ेगी और दहेज प्रथा का पूर्ण रूप से खात्मा करेगी। तो ये थे हमारा अध्याय 3 और अध्याय 4, जिसमें हमने सरकार के बारे में और लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन के बारे में, जिसमें हम ग्राम पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और जो भी लोग स्टडी विद फिलोसोफर बाबा के रेगुलर बेसिस पे फॉलोअर हैं और इसको रेगुलर फॉलो करते हैं और हमारे लेक्चर सीरीज़ को सुनते हैं, तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कृपया उन्हें इस चैनल के बारे में बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि उन लोगों तक शिक्षा की पहुँच मिल सके जो लोग फीस ना देने के कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वंचित रह जाते हैं और अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ जो लोग रेगुलर फॉलोवर हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएं। इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है हम पढ़ाने के लिए, ताकि हम और बेहतर कंटेंट आपको दे सकें और बेहतरी से पढ़ा सकें, समझा सकें। तो अगर दोस्तों आपको हमारा पढ़ाने का और समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।